गर्मी में सास बहू की खेत में बिना बिजली वाली ठंडी रसोई। दोपहर की तेज गर्मी में छोटा सा मिट्टी का घर पूरी तरह तप रहा है। घर की छोटी सी रसोई में तीनों बहुएं शिल्पा, दिव्या और नेहा एक साथ खाना बना रही होती हैं। रसोई इतनी छोटी होती है कि दो लोग खड़े हो जाएं तो घुटन होने लगे। चूल्हे की आग से भट्टी जैसा लग रहा होता है। तीनों बहुएं पसीने से पूरी तरह भीगी हुई होती हैं। हे भगवान, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग भट्टी में भुने जा रहे हैं। ऊपर से ये चूल्हे की आग, लगता है अभी चक्कर आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ छोटे से कमरे में एक पुराना कूलर और छोटा सा पंखा रखा होता है। तीनों भाई उसी के सामने बैठने के लिए लड़ रहे होते हैं। राघव कमरे के कोने में बैठकर पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चीजें ठीक कर रहा होता है। अब बहुत देर हो गई तुझे बैठे हुए, अब मैं बैठूंगा कूलर के सामने। गर्मी सिर्फ तुझे नहीं लग रही है, मैं भी सुबह से बैठा हूँ यहाँ पे। अरे तुम दोनों रोज इसी बात पर लड़ते रहते हो। काफी देर बाद तीनों बहुएं जैसे तैसे खाना बनाकर बाहर लेकर आती हैं। उनके चेहरे पर थकान और गर्मी से लाल हो चुके होते हैं। मयंक गुस्से में थाली उठाता है। कितने घंटे लगते हैं तुम्हें लोगों को खाना बनाने में? इतनी देर से हम गर्मी में भूखे बैठे हैं। अगर इतनी जल्दी रहती है खाना खाने की तो कभी खुद भी बनाकर देख लिया करो। औरतों का काम है खाना बनाना, तुम लोग कोई स्पेशल काम नहीं कर रही हो। तो मर्दों का काम भी ये नहीं होता कि पूरा दिन ताने देते रहे। बहू सही तो कह रही है, खाना बनाने में मेहनत लगती है। तुम लोग तो आराम से बोल देते हो कि खाना लेट हो गया, मिर्च ज्यादा है, नमक कम है। अरे बस करो, अब सब लोग शांति से खाना खा लो। अगले दिन दोपहर में फिर वही छोटी और गर्म रसोई होती है। तीनों बहुएं खाना बनाने में लगी होती हैं। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा होता है। नेहा पीछे हाथ करके चमचा लेने की कोशिश करती है, तभी उसका हाथ गलती से कढ़ाई से टकरा जाता है। पूरा गरम तेल की कढ़ाई पलट जाती है और तेल के छींटे तीनों बहुओं के हाथ और पैरों पर गिर जाते हैं। तीनों दर्द से एक साथ चीख पड़ती हैं। मम्मी जी बचाइए, बहुत चल रहा है। बाहर बैठी कमला देवी घबराकर रसोई की तरफ दौड़ती है। अरे बेटा, क्या हो गया? इतनी तेज आवाज कहाँ से आई? मम्मी जी, तेल की कढ़ाई पलट गई। इतनी सी रसोई है हमारी, उसमें 3-3 बहुओं को काम करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। कमला जल्दी से तीनों बहुओं को बाहर खाट पर बिठाती है और उनके हाथ पैरों पर दवा लगाने लगती है। तीनों दर्द से करहा रही होती हैं। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। गर्मी में रसोई में घुटन तो हो ही जाती है। मम्मी, हमें ना रसोई कहीं और बना लेनी चाहिए। बेटा, कहाँ बनाएंगे? इतने पैसे भी नहीं है। नई रसोई बनवाने में कम से कम 50-60 हजार रुपए लग जाएंगे। अगले दिन दोपहर में घर के बाहर खेत में मोहन जी और राघव काम कर रहे होते हैं। तेज धूप में दोनों पसीने से तरबतर होते हैं। राघव एक पुराना हल ठीक कर रहा होता है। बेटा राघव, अब उम्र हो गई है मेरी, पहले जैसी ताकत नहीं रही। आप चिंता मत करो पापा, मैं हूं ना। दोनों घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि मयंक और मुकुल कूलर के सामने बैठे हवा खा रहे होते हैं। बेटा, अब फसल भी कम हो रही है और तुम लोग पूरा दिन बिजली का बिल बढ़ाते रहते हो। इस कूलर को चलाकर थोड़ा काम खेती का भी कर लिया करो। पापा, अब क्या बचत करें? इतनी गर्मी पड़ रही है, कम से कम इंसान पंखा तो चलाएगा ही। बेटा, मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं रही, तुम लोग भी थोड़ा हाथ बटा दिया करो। पापा, हम भी काम ही करते हैं, पूरा दिन खाली नहीं बैठे रहते। हाँ हाँ, तुम लोग तो बहुत काम करते हो ना, पूरा दिन इस कूलर के सामने पड़े रहते हो। हाँ पापा, सही कह रहे हैं। तुम्हें किसी ने ज्यादा जुबान चलाने को नहीं बोला, चुपचाप जाकर खाना बनाओ। दोपहर की तेज धूप सीधे छोटी सी रसोई की खिड़की से अंदर आ रही होती है और परेशान तीनों बहुएं पसीने से पूरी तरह भीगी हुई खाना बना रही होती हैं। हे भगवान, ये धूप तो सीधे आंखों में चुभ रही है। ऊपर से ये चूल्हे की आग, अब तो सांस भी भारी लगने लगी है। रसोई के कोने में एक टंकी लगी होती है। नेहा उसी टंकी के पानी से बर्तन धो रही होती है, लेकिन पानी भी इतना गर्म होता है कि उसके हाथ लाल पड़ जाते हैं। ये पानी भी कितना गर्म हो गया है। नेहा के हाथों में छोटे छोटे छाले पड़ चुके होते हैं। गर्म पानी और पूरे दिन काम करने की वजह से उसकी हथेलियां जलने लगती हैं। नेहा, तेरे हाथों में तो छाले पड़ गए हैं। क्या करे दीदी, दिन में 3-3 बार खाना बनाना पड़ता है, इतना जल्दी खाना खराब हो जाता है सब। घर में फ्रिज न होने की वजह से सुबह का खाना शाम तक खराब हो जाता है। एक तरफ शिल्पा बची हुई सब्जी कटोरे में लेकर बाहर जाती है और दुखी होकर कुत्तों के सामने डाल देती है। हमारे पास खुद खाने के पैसे नहीं हैं, ऊपर से इतना खाना खराब हो जाता है। बाहर कुत्ते खाना खाने लगते हैं और शिल्पा की आंखें भर आती हैं। अंदर बाल्टी में रखा पानी भी गर्म हो चुका होता है। मुकुल गिलास में पानी भरकर पीता है और तुरंत मुंह बना लेता है। अरे ये पानी है या उबला हुआ गर्म सूप? बेटा, फ्रिज होता तो पानी ठंडा भी रहता, लेकिन अभी तो जैसे तैसे काम चलाना पड़ रहा है।
ज्यादा गर्मी की वजह से तीनों बहुओं की हालत खराब होने लगती है। उनके चेहरों पर घमौरियां निकल आई होती हैं, कभी चक्कर आते, कभी कमजोरी महसूस होती। नेहा अचानक दीवार पकड़ लेती है। अरे नेहा, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, बस चक्कर सा आ गया था। तुम तीनों की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अगले दिन शाम को राघव बाहर से एक टूटा फूटा पुराना रेडियो लेकर आता है। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। राघव जमीन पर बैठकर रेडियो खोल देता है और उसके तार जोड़ने लगता है। राघव काफी देर मेहनत करता है। अचानक रेडियो से खरखराहट की आवाज आती है और फिर गाना बजने लगता है। पूरा परिवार हैरानी से उसे देखने लगता है। धीरे धीरे गाना बजने लगता है। अरे वाह भैया, आप तो बहुत टैलेंटेड है, आपने तो कमाल कर दिया। अरे हाँ, टैलेंट तो मुझ में है। जितनी मेहनत आपने इसमें करी है, इतनी मेहनत रसोई में भी करवा दो। हम पूरा दिन गर्मी में मरते रहते हैं, कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो ना। इसमें क्या जुगाड़ करूं, रसोई इतनी छोटी है। मुझे पता है तुम तीनों को कितनी मुश्किल होती है। अगले दिन शिल्पा अपने मायके जाती है। वहां घर के अंदर पंखा चल रहा होता है और शिल्पा आराम से बैठी होती है और उसके चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा होता है। तू तो ऐसे बैठी है जैसे यहाँ आकर कितनी शांति मिल रही है। हाँ मम्मी, वहाँ तो पूरा दिन उस 2x2 के रसोई में काम करते रहो, हम तो बहुत परेशान हो जाते हैं। अगले दिन शिल्पा वापस अपने ससुराल जा रही होती है। रास्ते में खेतों के बीच उसकी नजर एक झोपड़ी जैसी बनी जगह पर पड़ती है। बांस की डंडियों से बनी उस झोपड़ी के ऊपर घास लगी होती है। अंदर लोग आराम से बैठे होते हैं और वहाँ ठंडक महसूस हो रही होती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। गर्मी में ठंडक करने का कितना बढ़िया तरीका है। घर पहुंचते ही शिल्पा देखती है कि खेत के बीच में खाली जगह पड़ी होती है जहाँ कुछ भी बोया नहीं गया होता। अरे इसमें क्या बहू को समझ नहीं आ रहा है। बाकी खेत में तो सब्जियां और फसल लग गई है। कुछ सब्जी ही लगा दो। पूरे खेत में सब्जियां हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा इसमें क्या लगाऊं। अंदर रसोई में तीनों बहुएं फिर पसीने में तरबतर होकर खाना बना रही होती हैं। तभी शिल्पा मोहन जी की बात सुन लेती है और तुरंत बाहर आ जाती है। पापा जी, आपको इसमें कोई सब्जी लगाने की जरूरत नहीं है, हम इतनी जगह में अपनी रसोई बाहर शिफ्ट कर लेंगे। उसकी बात सुनकर पूरा परिवार हैरानी से उसे देखने लगता है। रसोई बाहर करेंगे कैसे बेटा? बाहर तो और ज्यादा गर्मी है, हवा तेज होगी तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। मम्मी जी, अभी जब मैं परसों आ रही थी ना, तो मैंने देखा था गांव में किसी ने बीच में झोपड़ी बना रखी थी और ऊपर घास लगा रखी थी। उसमें बहुत ठंडक महसूस हो रही थी। बेटा, मुझे नहीं लगता ये काम कर पाएगा। शिल्पा उम्मीद भरी नजरों से राघव की तरफ देखने लगती है। आप तो हमारी मदद करोगे ना राघव? हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। जो भी करना हो मुझे बता देना। वहीं मयंक और मुकुल दोनों हंसने लगते हैं। ओहो, हमारे घर में तो आइंस्टाइन आ गया। अब यह कोई नई इन्वेंशन करेगी। दोनों भाई मजाक उड़ाकर हंसते रहते हैं, लेकिन तीनों बहुओं के चेहरे पर अलग ही हौसला दिखाई दे रहा होता है। हाँ हाँ, दीदी सही तो कह रही है, बाहर रसोई बन जाएगी तो कम से कम थोड़ा खुला तो रहेगा। अगली सुबह तेज धूप निकलते ही तीनों बहुएं खेत के बीच खाली पड़ी जगह पर काम शुरू कर देती हैं। राघव भी उनके साथ खड़ा होता है। चारों तरफ गर्म हवा चल रही होती है, लेकिन फिर भी तीनों बहुओं के चेहरे पर उम्मीद दिखाई दे रही होती है। राघव बैम्बू की लंबी लकड़ियां जमीन में गाड़ रहा होता है और तीनों बहुएं उन्हें पकड़कर सीधा कर रही होती हैं। थोड़ा और कसकर पकड़ो दिव्या, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा। हाँ दीदी, आज चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, ये रसोई बनकर ही रहेगी। कम से कम यहाँ खुली हवा तो मिलेगी। राघव ऊपर चढ़कर रस्सियों से बैम्बू की लकड़ियां बांधने लगता है। नीचे से तीनों बहुएं उसे घास पकड़ाकर दे रही होती हैं ताकि वो ऊपर छत बना सके। नेहा, जरा वो रस्सी देना। ये लो। थोड़ी देर बाद झोपड़ी जैसा ढांचा तैयार होने लगता है। नीचे मिट्टी से छोटा सा चूल्हा भी बना दिया जाता है। तीनों बहुएं खुश होकर लकड़ियां डालकर चूल्हा जलाने की कोशिश करती हैं। बस एक बार आग जल जाए फिर मजा आ जाएगा। तभी घर के अंदर बैठे मयंक और मुकुल जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। अरे खाना दे दो, कितने घंटे लगेंगे? ये अपना नया काम बाद में कर लेना। आ रहे हैं, बस थोड़ा सा काम बाकी है। अंदर बैठे दोनों भाई गुस्से में एक दूसरे को देखने लगते हैं। इन्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। इस खुली रसोई और मेहनत ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है। हाँ, बताना पड़ेगा असली सच्चाई क्या होती है। दोनों भाई हाथ में लंबी डंडियां लेकर बाहर निकलते हैं। तीनों बहुएं कुछ समझ पाती इससे पहले दोनों झोपड़ी के चारों तरफ डंडे मारना शुरू कर देते हैं। पूरी बैम्बू की झोपड़ी हिलते हिलते नीचे गिर जाती है। ऊपर लगी घास एक तरफ बिखर जाती है। नीचे बना चूल्हा टूटकर दब जाता है। पास रखे मिट्टी के मटके भी टूटकर बिखर जाते हैं। तीनों बहुएं हैरानी से सब देखती हैं। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया।
ऐसा क्यों किया आपने? तुम्हारी जगह रसोई में है, मर्दों की तरह बाहर काम करने की जरूरत नहीं है। जो खुद का काम है वो तो हो नहीं रहा है और ये सब करने में लगी हो। तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत से जो बनाया था वो कुछ सेकंड्स में ही टूट चुका होता है। अब हम क्या करेंगे? इतनी मेहनत से बनाया था। खाना हमें ही बनाना पड़ता है ना, आपको थोड़ी ना बनाना पड़ता है। हम अपने लिए जुगाड़ कर रहे थे ताकि रसोई में आसानी से खाना बन सके। औरतों को कितनी दिक्कत होती है, कितनी कमजोरी होती है, यह आपको नहीं पता। आपके लिए तो खाना बनाना हवा जैसा है। दोनों पति उन्हें डांटने लगते हैं। बहुत हो गया, जाओ अंदर और खाना बनाओ। और तू भी ज्यादा हीरो मत बन। भैया थोड़ा मदद करवा देते तो क्या हो जाता। दोनों भाई गुस्से से उसे घूरने लगते हैं। तीनों बहुएं उदास होकर फिर उसी छोटी गर्म रसोई में चली जाती हैं। अंदर जाते ही फिर से उनके चेहरे पर पसीना बहने लगता है। अगले दिन सुबह फिर से राघव और तीनों बहुएं उसी जगह पर काम शुरू कर देते हैं। इस बार भी वो हार नहीं मानते। फिर से बैम्बू की लकड़ियां गाड़ी जाती हैं, ऊपर घास बांधी जाती है और नीचे दोबारा चूल्हा बनाया जाता है। इस बार हमें इसे और मजबूत बनाना पड़ेगा। हाँ, इस बार जल्दी नहीं टूटेगा। चूल्हा बनाकर वो उसे जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज लू चल रही होती है। गर्म हवा इतनी तेज होती है कि आग बार बार बुझ जाती है। ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ तो बहुत तेज गर्म हवा चल रही है। इतनी तेज हवा में ना खाना बनेगा ना हमें आराम मिलेगा, हमारी तबीयत और खराब हो जाएगी। जुगाड़ तो फेल हो गया, इसमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा ताकि गर्म हवा अंदर ना आ जाए। पास में लगे नल से नेहा बाल्टी में पानी भर रही होती है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे एक मिनट, क्या हुआ? क्यों ना हम नल के पास गड्ढा करें और वहाँ से पाइपलाइन जोड़ दें। नेहा तुरंत राघव के पास जाती है। देखो, ये जो पीछे नल है ना, इसके साइड में गड्ढा करेंगे और यहाँ से पाइपलाइन बनाकर अपनी रसोई तक ले जाएंगे। इससे ठंडी हवा का जुगाड़ हो सकता है। लेकिन कैसे? पाइप मिट्टी के अंदर रहेगा तो पानी और मिट्टी की ठंडक से हवा थोड़ी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। राघव अचानक खुश होकर मुस्कुराने लगता है। हाँ, तुम एकदम करेक्ट कह रही हो। और मेरे पास भी एक आइडिया है। मैं कबाड़ी बाजार से खाली बोतलें ले आऊंगा। हम पाइप को बोतलों के अंदर घुसा देंगे। वाह, आप तो बहुत ही स्मार्ट हो। तभी वहां से गुजरते हुए मयंक और मुकुल दोनों उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। अरे लगे रहो, एक दिन अवार्ड जरूर मिलेगा तुम्हें इस इन्वेंशन के लिए। हर एक गांव के बड़े साइंटिस्ट बन गए हो तुम लोग, हैं? अगली सुबह राघव कबाड़ी बाजार से बहुत सारी खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लेकर आता है। खेत वाली रसोई के पास तीनों बहुएं पहले से खड़ी होती हैं। चारों तरफ गर्मी तो होती है, लेकिन इस बार सबके चेहरे पर उत्साह दिखाई दे रहा होता है। देखो, जितनी बोतलें मिली सब ले आया। बस अब हमारा आइडिया जरूर काम करेगा। राघव जमीन में लंबा गड्ढा खोदने लगता है। वहीं नेहा गड्ढे के अंदर पाइप फिट कर रही होती है। दिव्या और शिल्पा बोतलों के पीछे वाले हिस्से काट रही होती हैं। इतनी सारी बोतलें पहली बार काम आ रही हैं। कबाड़ भी कभी कभी खजाना बन जाता है। राघव नल के पास एक छोटी मोटर फिट कर देता है। मोटर चालू होते ही पाइप में लगातार पानी चलने लगता है। अब तीनों बहुएं बोतलों को एक दूसरे से जोड़कर लंबी पाइपलाइन बनाने लगती हैं। पाइप को बोतलों के अंदर अच्छे से घुसाओ, तभी वहाँ सही हवा आएगी। 2 बड़ी पाइपलाइन तैयार हो जाती हैं। वो दोनों पाइपलाइन नल से जोड़कर खेत वाली रसोई तक ले जाते हैं। एक तरफ छोटी खाट के ऊपर बड़ा मिट्टी का घड़ा रखा होता है। उसके अंदर मोटर फिट की जाती है और सामने बड़ा भोंपू जैसा मुंह बनाया जाता है, जिसके अंदर छोटा पंखा लगा दिया जाता है। अब देखना जादू। दूसरी तरफ दूसरे घड़े में पाइप से लगातार पानी चल रहा होता है। जैसे ही पंखे की हवा पानी वाले घड़े से टकराती है, ठंडी हवा बनकर पूरी रसोई में फैलने लगती है। अचानक पूरी झोपड़ी जैसी रसोई में ठंडा ठंडा वातावरण हो जाता है। तेज गर्म हवा की जगह अब ठंडी हवा चलने लगती है। तीनों बहुएं खुशी से उस जुगाड़ू कूलर के सामने खड़ी हो जाती हैं। अरे वाह, कितनी शांति मिल रही है। बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे एसी चल रहा है। सच में यार, ये जुगाड़ तो बहुत अच्छा था। तेरे दिमाग में इतना बढ़िया आइडिया यहाँ आया कैसे? जब भगवान रास्ता दिखा देना तो दिमाग अपने आप चलने लगता है। नीचे छोटा चूल्हा रखा होता है। तीनों खाना बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन चूल्हा जल नहीं रहा होता है। लकड़ियां बार बार बुझ जा रही होती हैं, क्योंकि ठंडी हवा की नमी लकड़ियों तक पहुंच रही होती है। अरे ये चूल्हा क्यों नहीं जल रहा? हवा की नमी से लकड़ियां गीली हो रही हैं। ठंडक का तो पूरा जुगाड़ हो गया, बस अब चूल्हे की समस्या बाकी है। तीनों बहुएं मिलकर मिट्टी से बड़ा गोल चूल्हा बनाना शुरू करती हैं। चूल्हे में एक तरफ लकड़ी डालने का बड़ा छेद बनाया जाता है और ऊपर 2 गैस बर्नर जैसी जगह बनाई जाती है, जहां कढ़ाई रखी जा सके। लकड़ी उधर डालेंगे जिधर से हवा नहीं आ रही। हाँ, अब हवा नीचे चूल्हे तक नहीं पहुंचेगी। थोड़ी देर में बड़ा मिट्टी का चूल्हा तैयार हो जाता है।
ऊपर 2 जगह कढ़ाई रखी जाती है और नीचे आराम से आग जलने लगती है। अब तीनों बहुएं आराम से बैठकर खाना बना रही होती हैं। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही होती है। पूरा वातावरण पहले से बिल्कुल अलग और सुकून भरा लग रहा होता है। शाम को पूरा परिवार नीचे चटाई बिछाकर उसी खुली रसोई के पास खाना खाने बैठता है। सबको ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही होती है। अरे वाह, तुम लोगों ने तो बड़ा बढ़िया काम कर दिया। यहाँ तो अंदर से ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ, एसी और कूलर सब फेल हो गए इसके आगे। अगर इंसान दिमाग लगाना चाहे ना तो कुछ भी हो सकता है। अब ज्यादा भी मत बोलो, तारीफ करते ही चने के झाड़ पर चढ़ गई। धीरे धीरे गर्मी और बढ़ने लगती है। घर के अंदर दोनों भाई दिन रात कूलर चलाते रहते हैं। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आने लगता है। एक दिन अचानक कूलर बंद हो जाता है और पंखा भी धीरे धीरे चलने लगता है। अरे ये कूलर बंद कैसे हो गया? लगता है मोटर फूक गई। भीषण गर्मी की वजह से दोनों भाइयों की तबीयत खराब होने लगती है। उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वो तेज बुखार चढ़ाता है। अरे बेटा, तुम्हारा शरीर तो जल रहा है। दोनों बहुएं उनकी खूब सेवा करती हैं। कोई नींबू पानी बना रही होती है तो कोई खेत से ताजे फल लेकर आ रही होती है। ये नींबू पानी पी लीजिए, अच्छा लगेगा। खेत के तरबूज और खीरे खाइए, शरीर ठंडा रहेगा। खेतों में अब कई तरह के फल और सब्जियां उग रही होती हैं। दोनों भाई अपनी पत्नियों को देखकर शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं। अरे हमने तो इनकी मेहनत पर पानी फेर दिया था और आज देखो हमारी इतनी हालत खराब होने के बाद भी यही हमारा सहारा बनी हुई हैं। सच में हम बहुत गलत थे। अब दोनों भाई धीरे धीरे बदलने लगते हैं। कभी खेत से सब्जियां तोड़कर लाते हैं तो कभी बहुओं की मदद करने लगते हैं। ये लो, आज खेत से ताजी भिंडी तोड़कर लाया हूँ। अगले दिन सुबह तीनों बहुएं खेत से ताजी सब्जियां तोड़ रही होती हैं। फिर उन्हें रसोई में लाकर नीचे फैला देती हैं। 2 बहू खाट पर बैठाकर आराम से सब्जियां काट रही होती हैं और पास में बहू रोटियां सेक रही होती है। ठंडे पानी के लिए भी उन्होंने नया जुगाड़ बना लिया होता है। मिट्टी को गीला करके उसमें 2 बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं और अंदर 2 बड़े घड़े रखे जाते हैं। अब ये पानी जल्दी गर्म नहीं होगा। एक घड़े में ताजा पानी भरा जाता है। गीली मिट्टी की ठंडक से पानी इतना ठंडा हो जाता है कि पीते ही बर्फ जैसा एहसास होता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फ्रिज के पानी जैसा है। अब सच में गर्मी से राहत मिलने लगी है। अब पूरा परिवार उसी खुली ठंडी रसोई में बैठकर हंसते मुस्कुराते खाना खा रहा होता है। गर्मी अब पहले जैसी तकलीफ नहीं दे रही थी। खेत वाली ठंडी रसोई के एक कोने में तीनों बहुएं मिट्टी का एक बहुत बड़ा घड़ा रखती हैं। फिर वे पूरे घड़े को गीली मिट्टी और पानी से अच्छी तरह भिगो देती हैं। आसपास की हवा उस गीले घड़े से टकराकर अंदर हल्की ठंडक बना रही होती है। बस इसे हमेशा गीला रखना पड़ेगा, तभी अंदर ठंडक बनी रहेगी। अब सब्जियां जल्दी खराब नहीं होगी। तीनों बहुएं बनी हुई सब्जियां उस बड़े घर के अंदर रखने लगती हैं। अंदर ठंडक होने की वजह से सब्जियां ताजी बनी रहती हैं। अब सुबह की रखी सब्जियां शाम तक खराब नहीं होती। पहले तो शाम तक सब कुछ खराब हो जाता था, अब देखो कितना ताजा लग रहा है। अब रसोई में आराम से खाना बन रहा होता है। ठंडी हवा चल रही होती है। चूल्हा भी अच्छे से जल रहा होता है और तीनों बहुएं बिना घुटन और परेशानी के काम कर रही होती हैं। गांव की कुछ औरतें उनकी रसोई देखने के लिए वहां आ जाती हैं। सभी हैरानी से चारों तरफ देखने लगती हैं। अरे वाह, तुम तीनों बहुओं ने तो कमाल कर दिया। ऐसी रसोई तो गांव में किसी ने आज तक नहीं बनाई होगी। हाँ काकी, हमने ये रसोई बहुत मेहनत और दिमाग से बनाई है। अपने आप को इस गर्मी से बचाया है। इसके चलते अब हमारा बिजली का बिल भी आधा हो चुका है। गरीब इंसान के पास इतने पैसे कहाँ होते हैं कि लाखों के फ्रिज और एसी खरीद सके, इसलिए हम गरीबों को तो जुगाड़ ही करना पड़ता है। अरे वाह, कमाल कर दिया हमारे गांव की बहुओं ने तो। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनकी रसोई देखकर वैसे ही झोपड़ियां बनाना शुरू कर देते हैं। खेतों के बीच अब 2-3 और छोटी खुली रसोइयां दिखाई देने लगती हैं। एक दिन तीनों बहुएं सिर पर घास के गट्ठर रखकर गांव से गुजर रही होती हैं। रास्ते में वो देखती हैं कि कई लोग बैम्बू और घास से वैसी ही झोपड़ी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखो, हमारी देखा देखी लोगों ने भी झोपड़ी बनानी शुरू कर दी, लेकिन हमारे जैसी ठंडी रसोई कोई नहीं बना पाएगा। उनके खेत अब काफी बड़े और हरे भरे दिखाई दे रहे होते हैं। खेतों में तरह तरह की सब्जियां, खीरे, तरबूज और फल उग रहे होते हैं। घर के खाने लायक सब्जियां वो अपने पास रख लेती हैं और बाकी मंडी में बेचने के लिए तैयार करती हैं। घर के बाहर एक ठेले वाला खड़ा होता है और जोर से आवाज लगाता है, अरे दीदी, हो गई क्या सब्जियां तैयार? हाँ हाँ भैया, बस अभी लाई। तीनों बहुएं अलग अलग टोकरियों में ताजी सब्जियां भरकर बाहर लाती हैं और ठेले पर रखने लगती हैं। भैया देखो, आज ताजे ताजे खीरे भी हैं, बढ़िया बिक्री करना। दीदी, आज तो आपके खीरे देखकर पब्लिक की भीड़ लग जाएगी। ठेले वाला खुशी खुशी सारी सब्जियां लेकर मंडी चला जाता है। शाम को वो वापस आकर उन्हें पैसे देता है। दीदी, आज तो सारी सब्जियां हाथों हाथ बिक गई। सच में?
अरे आपकी सब्जियां इतनी ताजी होती है कि लोग खुद पूछ पूछ कर खरीदते हैं। अब तीनों बहुएं अपनी मेहनत और समझदारी से घर चलाने में मदद कर रही होती हैं। गर्मी से राहत भी मिल चुकी होती है और सब्जियों से अच्छी कमाई भी होने लगी होती है। घर के पीछे खुले आंगन में 2 गाय बंधी होती हैं। सुबह सुबह हल्की धूप में तीनों बहुएं गाय को चारा डाल रही होती हैं। पास में मिट्टी के बड़े बर्तन रखे होते हैं। नेहा गाय का ताज़ा दूध निकाल रही होती है और दिव्या उसी दूध से दही जमाने की तैयारी कर रही होती है। आज तो गाय ने खूब दूध दिया है। हाँ, आज पनीर भी बन जाएगा और मट्ठा भी। शिल्पा मिट्टी के बड़े मटके में दही जमा रही होती है। पूरा परिवार अब बिल्कुल देसी गांव वाला खाना खाने लगा था। ताज़ा दूध, दही, मट्ठा, घर का पनीर और खेत की सब्जियां, सब कुछ घर का ही होता है। आंगन के एक कोने में गाय के गोबर से बने उपले सूख रहे होते हैं। तीनों बहुएं उन्हें इकट्ठा करके रख लेती हैं ताकि चूल्हे में जलाया जा सके। दूसरी तरफ गांव में मयंक और मुकुल अपने एक दोस्त के घर बैठे होते हैं। वहां उनके बाकी दोस्त भी बैठकर हंस बोल रहे होते हैं। तभी उनका दोस्त अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे जाओ भाई, जाकर मेरे दोस्तों के लिए खाना बना दो। उसकी पत्नी सभी के सामने गुस्से से उसे देखने लगती है। क्यों, तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या मैं? औरतों का काम सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं होता, समझे ना? पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दोस्त की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। मयंक और मुकुल एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें अपनी पत्नियों के साथ किया व्यवहार याद आने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों भाई रास्ते से घर की तरफ लौट रहे होते हैं। यार, हमारी बीवियां तो उनकी बीवियों से कहीं ज्यादा अच्छी हैं। हाँ यार, हम कितना कुछ कह देते हैं उन्हें, लेकिन उन्होंने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया और ना ही कभी 4 लोगों में हमारी ऐसी बेइज्जती की। हाँ, हमें भी अपनी आदत सुधार लेनी चाहिए, इससे पहले हमारे भी ऐसा हाल हो जाए। उस दिन के बाद दोनों बेटे सच में बदलने लगते हैं। अब वो मोहन जी के साथ खेत में काम करवाने लगे होते हैं। अरे वाह, तुम दोनों की अकल कैसे ठिकाने आ गई। वही अब तो बड़े कमेरे बन रहे हो। हाँ पापा, अब समझ आ गया है कि समय के साथ अपने काम धंधे पर लग जाना चाहिए। एक दिन राघव गांव के बाहर वाली सड़क पर सीटी बजाते हुए जा रहा होता है। तभी उसकी सड़क के किनारे खड़ी एक बड़ी महंगी कार पर नजर पड़ती है। कार के पास लगभग 25 साल का लड़का खड़ा होता है जिसने ब्रांडेड कपड़े और महंगी घड़ी पहन रखी होती है। वो बार बार फोन कर रहा होता है और परेशान दिखाई दे रहा होता है। क्या हुआ भैया, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, यहाँ कोई मैकेनिक है क्या? मेरी कार अचानक बंद हो गई। नहीं, पूरे गांव में एक भी मैकेनिक नहीं है। अरे, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मुझे गाड़ी स्टार्ट करके वापस जाना था। राघव कार का बोनट खोलकर अंदर देखने लगता है। थोड़ी देर में उसे दिक्कत समझ आ जाती है और वो कुछ तार ठीक कर देता है। अचानक कार स्टार्ट हो जाती है। अरे वाह, आपने तो बहुत जल्दी गाड़ी ठीक कर दी। आप मैकेनिक का काम करते हो क्या? अरे नहीं, मुझे तो बस इलेक्ट्रॉनिक चीजों से अलग ही तरह का प्यार है। भैया, क्या मैं आपके घर चल सकता हूँ? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, गाड़ी में पानी भी नहीं है और यहाँ कोई दुकान भी नहीं दिख रही है। हाँ जरूर, मेरा घर पास में ही है। राघव उसे अपने घर लेकर आता है। खेत वाली ठंडी रसोई के अंदर खाट पड़ी होती है। राघव योगेश को वहीं बिठा देता है। पास में नेहा मिट्टी वाले गड्ढे से मटका निकालकर पानी भर रही होती है। आप जमीन से पानी निकाल रही हो क्या? अरे नहीं, हमने गड्ढे के अंदर बड़े बड़े मटके रखे हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि फ्रिज ले आए, तो जुगाड़ से ही गर्मियों को बचने का उपाय बना रखा है। नेहा उस मटके का ठंडा पानी देती है। योगेश धीरे धीरे पानी पीता है और उसका चेहरा खिल उठता है। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है ये पानी पीने में। मटके की मिट्टी की खुशबू कितनी अच्छी लग रही है। मटके का पानी बहुत अच्छा होता है। इसमें वो सारी प्योरिटी होती है जो आपको बिस्लरी में भी नहीं मिलेगी। मैंने आज तक बिस्लरी के अलावा कोई और पानी नहीं पिया, लेकिन असली जीवन तो यही है जो आप लोग जी रहे हैं। योगेश थोड़ी देर उनके जुगाड़ू कूलर के सामने खड़ा हो जाता है। ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही होती है और वो हैरानी से सब कुछ देख रहा होता है। अतिथि देवो भव, बैठिए, खाना खाकर जाइए। तभी अचानक 2-3 बॉडीगार्ड जैसे लोग वहां पहुंच जाते हैं। उनके हाथ में फोन होता है। वो जल्दी से फोन योगेश के कान पर लगा देते हैं। योगेश, कॉलेज वापस पहुंचो। मैंने तुम्हें पढ़ाई करने भेजा था, इधर उधर घूमने के लिए नहीं। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? आपने पापा को क्यों बताया? मैं बस थोड़ा माइंड फ्रेश करने आया था। अरे बाबा, जल्दी घर चलो, आज तो बड़े साहब बहुत गुस्से में हैं। योगेश थोड़ा संभल कर राघव और बाकी परिवार की तरफ देखने लगता है। नहीं, मैं किसी गलत वजह से नहीं आया था। ये जो ऑर्गेनिक रसोई है ना, मैं इसकी जानकारी लेने आया था। मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट है ना, बिना बिजली वाली देसी रसोई, और आपने तो कमाल कर दिया, इसलिए मैं यहाँ आया था। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं घर से भाग गया था। बॉडीगार्ड राघव की तरफ शक भरी नजरों से देखने लगते हैं। खेत वाली ठंडी रसोई में हल्की ठंडी हवा चल रही होती है और योगेश वहीं खड़ा होता है। क्या ये सच बोल रहे हैं? हाँ,
इनकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई थी, मैंने ही ठीक करी है। फिर इनके पास पानी भी नहीं था तो मैं इन्हें अपने घर ले आया। ठीक है, आप ये सब एक वीडियो में बोल दो, हम बड़े साहब को भेज देंगे ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए कि आप सुरक्षित हो। हाँ ठीक है, बना लो वीडियो। बॉडीगार्ड वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। योगेश कैमरे के सामने खड़ा हो जाता है और पीछे पूरी ठंडी रसोई दिखाई दे रही होती है। देखो, यह हमारा बिजली बचाने वाला प्रोजेक्ट था जिसमें बिना बिजली इस्तेमाल किए गर्मी से राहत पाने का तरीका ढूंढना था और इसके लिए मैं यहाँ आया था। देखो, इन्होंने मटकों और पाइपलाइन से कूलर जैसा जुगाड़ बनाया है। यहाँ कितनी ठंडी हवा आ रही है, रसोई पूरी ठंडी रहती है और पानी के लिए बड़े घड़ों को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है जिससे पानी बिल्कुल ठंडा रहता है। बॉडीगार्ड पूरी रसोई, मटके, पाइपलाइन और जुगाड़ू कूलर का वीडियो बना लेते हैं। चलो भैया, मैं चलता हूँ। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छे हो और आपकी इन्वेंशन तो सुपर डुपर अच्छी है। योगेश बॉडीगार्ड के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रात को अपने आलीशान कमरे में बैठा होता है। उसके कमरे में एसी चल रहा होता है लेकिन फिर भी उसका ध्यान बार बार गांव वाली रसोई की तरफ जा रहा होता है। तभी उसके पापा कमरे में गुस्से से आते हैं। तुमसे कहा था ना कि कॉलेज से कहीं मत जाना, और तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? पापा, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए गया था, मैं कहीं इधर उधर नहीं घूम रहा था। उसके पापा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। योगेश फिर अपने फोन में गांव वाली वीडियो देखने लगता है। वीडियो देखते देखते उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये वीडियो तो मुझे इंटरनेट पर डालनी चाहिए, बाकी लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। योगेश वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। थोड़ी देर में वीडियो पर हजारों व्यूज आने लगते हैं। लोग लगातार कमेंट करने लगते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर कमेंट्स, अरे वाह, बिना बिजली की इतनी बढ़िया रसोई, ये तो गरीब लोगों के लिए लॉटरी जैसा है, पहली बार ऐसा जुगाड़ देखा है, इसके पीछे असली लोग कौन है। देखते ही देखते वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। लाखों लोग उसे देखने लगते हैं। कुछ दिन बाद योगेश दोबारा राघव के घर पहुंचता है। इस बार उसके चेहरे पर अलग ही उत्साह होता है। भाई, आपकी वीडियो तो बहुत ज्यादा वायरल हो गई है। लोग पूछ रहे हैं इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। मतलब मैंने आपकी वीडियो इंटरनेट पर डाल दी थी। लोग आप लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। अगर मैं आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करूं तो? अरे हाँ बिल्कुल। तीनों बहुएं भी बहुत खुश हो जाती हैं। पूरा परिवार ठंडी रसोई के अंदर बैठ जाता है। योगेश कैमरा ऑन करता है और इंटरव्यू शुरू हो जाता है। तो बताइए, आपने ये रसोई कैसे बनाई? हमने नल के बराबर में एक गड्ढा खोदा, उसमें पानी का पाइप डाला, फिर खाली बोतलों को जोड़कर पाइपलाइन बनाई। एक घड़े में पानी रखा और दूसरे में हवा का जुगाड़ किया। जब हवा घड़े से टकराती है तो ठंडी हवा बनने लगती है और इसी वजह से हमारी रसोई पूरी ठंडी रहती है। अरे बस इतना ही काफी है। अब लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कितने टैलेंटेड हो। उनका इंटरव्यू भी इंटरनेट पर बहुत वायरल हो जाता है। अब उनके घर के बाहर 3-4 मीडिया वाले आने लगते हैं। क्या आप ही वो लोग हैं जिन्होंने बिना बिजली वाली रसोई बनाई है? हाँ, हम ही हैं। आपकी वीडियो तो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। धीरे धीरे उनकी वीडियो से कमाई शुरू हो जाती है। अब उनका परिवार एक अच्छा बड़ा घर खरीद लेता है, लेकिन वो अपनी पुरानी रसोई और गांव को नहीं भूलते। दूसरी तरफ योगेश उनकी इन्वेंशन को गरीब लोगों तक पहुंचाने का फैसला करता है। अब एक टीम बनाता है जो गांव गांव जाकर बिना बिजली वाली रसोई बनाना सिखाती है। तीनों बहुएं और राघव उन्हें पूरा प्रोसेस समझाते हैं। अब गरीब लोगों के घरों में वैसी ही ठंडी रसोई बनने लगती है। कुछ महीनों के बाद जब पूरा परिवार अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है तो राघव भावुक होकर योगेश के पास जाता है। भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारी पूरी जिंदगी बदल गई, वरना हमें क्या पता था कि हमारा छोटा सा आइडिया हमारी दुनिया बदल देगा। अरे भाई, आजकल ऐसा ही होता है, कोई भी आइडिया दिमाग में दबा कर नहीं रखने चाहिए। आपने तो बिना पढ़े इतना कुछ कर लिया, अगर पढ़ लेते तो पता नहीं क्या क्या कर देते। कभी कभी एक आइडिया किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। तो आप लोगों को कैसी लगी उनकी गर्मी में सास बहुओं की बिना बिजली वाली ठंडी रसोई? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपके दिमाग में ऐसा कौन सा आइडिया आता है जिसके बारे में आपको लगता है कि वो पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए।